वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं जेई क्लासेस की, जेई और नीट दोनों के लेक्चर्स अपलोड होंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म है। बट आइसोमेरिज्म जानने से पहले ना एक छोटी सी बातें कर लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला जो याद रखिएगा आप, du इक्वल्स टू 2c प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। du इक्वल्स टू 2c प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का। समझिएगा, यहाँ पे अगर du की वैल्यू ना, du की वैल्यू 0 आ जाए, du की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये जो कंपाउंड जो होगा ना, वो कंपाउंड कैसा होगा कहिएगा, अनसैचुरेटेड नहीं होगा, है ना। अनसैचुरेशन इसमें नहीं होगा, नो अनसैचुरेशन। मतलब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड की बातें करें या ट्रिपल बॉन्ड की बातें करें तो ये नहीं होगा, ठीक है। और कंपाउंड कैसा होगा, एसाइक्लिक होगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। कंपाउंड कैसा होगा, एसाइक्लिक होगा, साइक्लिक नहीं होगा। अगर du की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर du की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड में होगा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और दूसरा रिंग हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रिंग होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझिए कि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का लिमिटेशन है, तो समझिएगा। और दूसरी चीज़ें, ये जो डबल बॉन्ड जो होगा ना, वो तो या तो कार्बन कार्बन एटम के बीच होगा, हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो, है ना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि कार्बन के बाद जो एक्स्ट्रा ना सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम du की बातें करें, du की वैल्यू आ जाए 2। अगर du की वैल्यू 2 आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कहिए 2 रिंग हो सकते हैं, 2 रिंग, या फिर कैसा हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो, तो ऐसा हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि du कैलकुलेट करेंगे 2c प्लस 2 कार्बन, है ना, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हेलोजन एटम, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये बाई 2, यानी 2c प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2, ये है du इक्वल्स टू 2c प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2। du की वैल्यू 0, यानी नो अनसैचुरेशन, कंपाउंड कैसा होगा, एसाइक्लिक होगा, रिंग लाइक भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। du की वैल्यू अगर 1 आती है तो एक डबल बॉन्ड या रिंग होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड या क्या होगा, रिंग होगा। और du की वैल्यू अगर 2 आती है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड और रिंग हो सकते हैं। तो ऐसे हो गए, ये हो गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। जैसे देखिए, अगर हम कहें आपको कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके लिए, तो C5H12 के लिए, ये एल्केन है, सिंपल सी बात। तो इसके लिए आप du कैसे कैलकुलेट करें, du इक्वल्स टू आज जान रहे 2c प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2, तो n और x प्रेजेंट नहीं है तो इतना ही रहने देते हैं, h कितना है 12, है ना, बाई 2। सो du इक्वल्स टू 2c प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस 12 बाई 2, सो 5 2 जा 10, 2 12 माइनस 2 बाई 2,
0/2 0। अब ये कंपाउंड कैसा होगा, तो आप देखे होंगे पेंटेन, है ना, पेंटेन में 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ना, और इसके स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो अब देखिए ऐसा 1 2 3 ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, है ना, ये कितने हो गए 2, और एक और बन सकता है इसका, देखिए। तो ये ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ये फाइनल स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचाता है, लेकिन ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर तक DU पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और ये क्या है, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है। मैं हाइड्रोजन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये हाइड्रोजन आप जानते ही हैं, इस तरह से आपको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, किसके लिए, C5H12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए। अगर देखिए ऐसा रहे, अगर हमें निकालना हो C5H10 के लिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने दिया हुआ है, आपको DU कैलकुलेट करना है। तो देखिए DU क्या होगा, DU इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला अभी जस्ट देखा है, DU इक्वल्स टू 2C+2 -H + N/2। सो DU इक्वल्स टू 5 2 जा 10 + 2 -H 10/2, सो 12 - 10/2, 2/2 1। अब यहाँ पे 1 आया है DU, 1 आया है DU, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे C5, इसके ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड यहाँ रख देते हैं, है ना, फिर हम डबल बॉन्ड चेंज करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज, यहाँ पहुँचाए। देखिए इसका नाम क्या हो गया, नाम साथ साथ लिखते चलते हैं, पेंट 1 इन, इसका नाम 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, यहाँ 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये हो गया। देखिए इसके बाद स्ट्रक्चर्स, इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर लेते हैं, है ना, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ, सो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये हो गया। अच्छा कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये बन गए। इसके बाद देखिए इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स था, ये DU ये नहीं बताता है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, बट डबल बॉन्ड है ना। इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर बन सकता है साइक्लोपेंटेन, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ होगा ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना। तो ये क्या हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं, देखिए साइक्लोपेंटेन, है ना, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसके बाद देखिए हम ऐसा भी तो बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 3 2 5, हाइड्रोजन पता ही है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 5 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 1, और यहाँ पे 1 2 1 2, सो 2 2 4 1 5 एंड 5 10, सो ये हो गए। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हो सकता है ना, काउंट कीजिएगा उतना ही होता है, ठीक है। ये हो गए, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन हो गया, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे क्या हो गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन,
यहाँ पे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये हो गए। तो ये क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। तो C5H10 के लिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, तो 10 बने, तो ये हो गए। ठीक है, इस तरह से DU2 रहे, 3 रहे, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ें क्या है ना, DU जो है ना, DU का अपना लिमिटेशन है ना, जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि DU में क्या होगा, ये पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है ये नहीं बताता है। ठीक है, इवन आप जो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका पता है उसके बारे में भी ये नहीं बता सकते कि इसमें DU आने के बाद DU अगर 1 आया तो हो सकता है वहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो, 2 हो, यानी डबल बॉन्ड 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर हम इसके लिए लिखते हैं, इसका फॉर्मूला जो है ना OH, है ना, CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी CH3SHO3, है ना, या कह सकते हैं SO3H, सल्फोनिक एसिड। अब इसमें 2 है, लेकिन अगर DU इसका कैलकुलेट करेंगे ना तो DU क्या हो रहा है, देखिए 2C, यानी 2C, सो 2 × 1 + 2 माइनस हाइड्रोजन 314 4/2, सो 2 1 जा 2 2 4 माइनस 4 0/2, सो 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, है ना, तो इसका फॉर्मूला पता है फिर भी आप DU कैलकुलेट नहीं कर पाए, है ना, गलत बता दिया। तो ये क्या है, इसका लिमिटेशन है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जान रहे फिर भी नहीं हो। तो यही था हमारा DU। अब जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म, उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें ना हम सारी बातें बताएंगे, टॉटोमेरिज्म का ना एक अलग लेक्चर्स बनाएंगे, है ना, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अलग होगा, जिसमें ज्योमेट्रिकल अलग होगा और ऑप्टिकल के अलग होंगे। ठीक है, तो समझिए आइसोमेरिज्म, सिंपल सी बात समझिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different their physical and chemical properties, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है, कंपाउंड्स वैसे जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वैसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं, एंड उस फेनोमिनम को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं, है ना, और इतने मैंने लिख दिए हैं जो कि आप NCERT पढ़ोगे ना तो लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, NCERT में तो कुछ होता ही नहीं है ना, उसके डेप्थ में उसको समझना पड़ता है, उसके लाइन काफ़ी होते हैं इम्पॉर्टेंट, है ना, और उस लाइन को डेप्थ में समझिएगा तो बहुत ही आसान कंपटीशन हो जाता है। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज आइसोमर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब जैसे देखिए एक कंपाउंड लेते हैं, है ना, कंपाउंड्स हम ले रहे हैं, कंपाउंड्स, ठीक है, 2 कंपाउंड रखते हैं, एक रखते हैं इथेनॉल, है ना, CH3CH2OH कंपाउंड एक, और दूसरा जो कंपाउंड हम रख रहे हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए कंपाउंड्स, यहाँ पे CH3CH2OH, और दूसरा हम रख रहे हैं मिथॉक्सी मीथेन, ये है। अब देखिए अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बातें करें MF, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए इसका क्या है, C2H32516 H6O है, 1 2 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1। इसी तरह से इसमें भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या है, सेम MF। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट क्या कह रहा, बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट हैं।
देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बातें करेंगे तो वहाँ पे भी हम देख लेंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हम जब टाइप्स बताएंगे वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए बीपी बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है ना 78 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी बातें करें बीपी की तो 30 डिग्री सेल्सियस। एमपी है ना -114.7 डिग्री सेल्सियस, -114 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम बातें करें रिएक्शन विथ Na मेटल्स, Na मेटल्स, तो रिएक्शन विथ Na मेटल्स करें तो ये क्या करता है, इवॉल्व H2, इवॉल्व H2 गैस। ओके, यहां पे क्या होता है, नो रिएक्शन, इसके साथ नो रिएक्शन, यहां पे लिबरेट नहीं होता है H2 गैस, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन के साथ। अगर हम बातें करें लुकास रिएजेंट, हम इसके बारे में भी देखेंगे, लुकास रिएजेंट जब हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स की बातें करेंगे, ठीक है, और एल्कोहल फिनॉल ईथर की, है ना, तो वहाँ पे लुकास रिएजेंट की बातें करेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, लुकास रिएजेंट के साथ एल्कोहल में ये गिव वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, ये वाइट पीपीटी देता है और यहाँ पे फिर नो रिएक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट क्या है इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो यही बातें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की मैंने बातें इसलिए किया था, देखिए ये कंपाउंड्स है बट DU जो है वो 0 हमने रखा है ना। एक दो कंपाउंड लेते हैं जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, 0 है, और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब देखिए हम जो बातें करेंगे वो है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखिएगा, आइसोमेरिज्म एक क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल में CPMT में फर्स्ट, है ना, आप पहले सुनते होंगे AIPMT में फर्स्ट, तो उसी तरह से CPMT, तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, इसके बाद मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, फिर आप लोग लिख लीजिएगा मेटामेरिज्म के बाद, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम इन सब की बातें करेंगे, ठीक है। पहले हम चेन की बातें, पोजीशन, फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म की बातें करेंगे, फिर टोटोमेरिज्म की बातें करेंगे। तो इसलिए पहले मैं लिख देता हूं आपको चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फिर टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। देखिए ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हम इस साइड देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टीरियो को क्लासिफाई करेंगे ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो में देखिए होंगे क्या क्या, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल, और फिर देखिए कॉन्फिगरेशनल को आप क्लासिफाई करेंगे तो आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में जनरली क्या कह देते हैं, एल्कीन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है ना, और जनरली सिस ट्रांस कह देते हैं, बट समझिए सिस ट्रांस होते हैं, है ना, सिन एंटी होते हैं, ई जेड होते हैं, तो ये सब हम बातें करेंगे। ठीक है, फिर हम ऑप्टिकल की भी बातें करेंगे, ऑप्टिकल का हमारा अलग से लेक्चर होगा, ज्योमेट्रिकल का भी अलग से होगा। कॉन्फॉर्मेशनल की बातें करें तो देखिए इसको रोटोमर्स भी कह सकते हैं, है ना, रोटोमर्स। एक्चुअली ये क्या होता है ना, कॉन्फॉर्मर्स बनाना होता है ना, कॉन्फॉर्मर्स, है ना, नोट ट्रू आइसोमर, नोट ट्रू आइसोमर, है ना, ये किस में होते हैं, एल्केन में होते हैं, है ना। हम बातें करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। जस्ट हमने बताया क्या, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, स्ट्रक्चर को चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। एक और आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो में आपने देखा क्या, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस, सिन एंटी, ई जेड। ठीक है, फिर ऑप्टिकल की बातें करेंगे तो वहाँ इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, है ना, मिसो कंपाउंड, आइडेंटिकल, सब हम बातें करेंगे। नॉमेनक्लेचर, आरएस, डीएल, ऑल नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक छोटी सी बातें समझ लीजिए, इसमें जो है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट आईयूपीएक नेम होंगे। बस इसके बाद मैं लेक्चर ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फिर लेक्चर होंगे, है ना। तो डिफरेंट आईयूपीएक नेम होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, सेम आईयूपीएक नेम। हम इन सब की बातें करेंगे, फिलहाल ये की पॉइंट्स है जिसको याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट आईयूपीएक नेम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेम आईयूपीएक नेम। ठीक है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन, इन सब की बातें करेंगे, है ना। बस ये की पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, डिफरेंट आईयूपीएक नेम, सेम आईयूपीएक नेम। ठीक है, और फिर हम स्टीरियो की बातें करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।